तो आगे बढ़ते हैं हम, और अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलमोस्ट 90% पार्ट कवर कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे आज गॉस लॉ। Gauss law is a very important topic regarding electrostatics, and so many questions have already asked in previous JEE Mains and NEET. तो गॉस लॉ हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और बेसिकली सारी पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। गॉस लॉ में क्या क्या होता है और किस किस तरह से उसकी एप्लीकेशंस होती है, आज हमारा पूरा का पूरा लेक्चर उसी पर कंसंट्रेटेड रहेगा। तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ गॉस लॉ पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम गॉस लॉ। देखो स्टेटमेंट तो गॉस लॉ का बिल्कुल सिंपल है। डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल इसका शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट याद रखें कि इफ सो मैनी चार्जेस आर प्रेजेंट, सम आर इनसाइड द सरफेस and some are outside the surface, some of them are positive, some of them are negative। ये मान लीजिए क्लोज सरफेस है और कुछ चार्जेस इसके अंदर और कुछ चार्जेस इसके बाहर है। गॉस लॉ हमें यह सिखाता है कि नेट फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक होने वाला नेट फ्लक्स, यानी इनकमिंग आउटगोइंग सब मिलाकर के जितना भी नेट फ्लक्स है, ठीक है ना। पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पॉजिटिव की लाइंस, पर्टिकुलर पॉजिटिव की लाइंस यहाँ पर बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देंगी। नेगेटिव की लाइंस हमें अंदर आती हुई दिखाई देंगी। ओवरऑल जो सब मिलाकर के नेट फ्लक्स जो आएगा फाई नेट, that is equal to sigma q by epsilon naught। What is sigma q? Sigma q is the sum of total charge enclosed in the closed surface। क्लोज सरफेस में सब मिलाकर के कितना चार्ज आ रहा है। तो आपको दो बातों पे ध्यान लगाना है। पहली बात तो ये कि क्लोज सरफेस कौन सी है, और दूसरा ये कि उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना आ रहा है। जो चार्ज इस क्लोज सरफेस से बाहर होगा, नेट फ्लक्स में हम उन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो मैंने इस क्लोज सरफेस पर यहाँ पर एरो लगाया है, इसका मतलब ये ब्लैक कलर का जो बना है यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है। इसके अंदर इनसाइड चार्जेस की मैं बात करूँ, कौन कौन इसके अंदर है, तो प्लस Q1 प्लस Q3 और माइनस Q2। आउटसाइड इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं जो इसके बाहर हैं, वो हैं Q4 और Q5। इन चार्जेस को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो सिग्मा Q यहाँ पर आ जाएगा Q1 प्लस Q3 माइनस Q2। तो यानी इस सरफेस के लिए नेट फ्लक्स अगर हमें पता लगाना है तो वो है Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। So this is a simple Gauss law कि net flux from any closed surface must be equal to or is always equal to net charge by epsilon naught। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो तीन सरफेसेस बना दी हैं। चलिए अलग दिखाने के लिए मैं सरफेस को कलर अलग कर देता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको अलग अलग सरफेसेस दिखाई दे रही है। सपोज कीजिए ये S1 है और ये S2 है और ये S3 है, और यहाँ पर अलग अलग चार्जेस भी हैं। मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है और Q7 है। इसमें से कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सिंपल गॉस लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड आउट द नेट फ्लक्स
फ्रॉम S1, फाइंड आउट द नेट फ्लक्स फ्रॉम S2 एंड फाइंड आउट द नेट फ्लक्स फ्रॉम S3। S1, S2 और S3 से हमें नेट फ्लक्स पता लगाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सरफेस देखना है और उसके अंदर चार्ज देखना है। सरफेस आपको यहाँ पे दे रखी है, 3 सरफेसेस आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, S1, S2 एंड S3। तो ये सरफेस जो हम सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर, ये S1 है, और ये S1 एक ब्लैक कलर का आपको स्फीयर टाइप दिखाई दे रहा है। अब इस स्फीयर के अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं, आपने यहाँ पर लिखा S1 क्या है, यहाँ पर S1 स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पर, और इसके अंदर कौन कौन से चार्ज हैं वो देखिए, आउटसाइड इसके कौन कौन से चार्ज हैं वो देखिए। अभी आप S2 और S3 पर ध्यान मत लगाइए, बस आप चाहें तो इस पर ऐसे डैश डैश लगा ले, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको इतने एरिया को कवर करना है। अब इस डैश डैश वाले पार्ट के अंदर कौन कौन से चार्जेस आ रहे हैं, तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं, -Q1, -Q2, +Q3, +Q4 और +Q7। एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दें, नेट फ्लक्स आ जाएगा। सॉरी, आप कहेंगे सर इसके आउटसाइड कौन कौन से हैं, इस डैश डैश वाले पार्ट के बाहर हमें दिख रहा है कौन कौन है, -Q5 है और Q6 है, ये हमें S1 के लिए इंक्लूड नहीं करना है। तो इतना सिंपल प्रॉब्लम होता है गॉस लॉ का। सिमिलरली अब मैं आपको यहाँ पर S2 के लिए बता देता हूँ। S2 में अगर आपको देखना है तो आप S2 पर ब्लू कलर का सरफेस है, ये डैश डैश कर दिया है आपने यहाँ पर। अब आप इस डैश डैश वाले पार्ट के बाहर को छोड़ दीजिए, अंदर वाले पार्ट को देखिए, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि नेट फ्लक्स यहाँ पर आएगा +Q2 +Q3 सॉरी +Q3 -Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली फॉर S3 सरफेस आपको देखनी है, तो एक बार फिर आपको यहाँ पर ब्लैक कलर की सरफेस मिली है, और ये मैंने इस ब्लैक कलर की सरफेस पर मार्क कर दिया है ताकि मैं इसी सरफेस पर अपना ध्यान लगाऊं। और इसके अंदर आपको 3 चार्जेस दिखाई देंगे, Q3, Q4 और Q5। तो इसका नेट फ्लक्स हो जाएगा Q3 +Q4 -Q5 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। आपको समझ में आ गया, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हेडिंग है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो आपको पता लग ही गया है। फाई नेट जो हम पढ़ते थे E.dA, दिस इज इक्वल टू सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं गॉस लॉ से रिलेटेड कि गॉस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेसेस में ही काम आएगा। सरफेसेस इसका मतलब 2 टाइप की होंगी, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर जब सरफेस ओपन हो जाती है तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी तरह से उस सरफेस को क्लोज करें। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके पास में कोई खुला डब्बा है और आपसे कोई बोले कि खुला डब्बा मेरे काम का नहीं है, तो आप उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ताकि वो डब्बा बंद हो जाए, और तब वो डब्बा, वो बॉक्स सॉरी क्लोज बॉक्स कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि, मैं यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल की बात करूँ कि ये कोई सिलेंडर है और ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, और इसमें Q चार्ज रखा है। आपसे कोई बोले कि कितना फ्लक्स जाएगा इसमें से, तो आप बिल्कुल बोल पाओगे फाई नेट इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिलेंडर में केवल और केवल Q चार्ज ही है। लेकिन मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अब आपसे कोई बोलता है कि मेरे पास में तो ये खाली एक प्लेट है, ये, और मान लीजिए कि यहाँ पर Q चार्ज रखा है, क्या इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा? तो आप बोलोगे कि नहीं,
इसका आंसर Q/ε0 नहीं होगा, बिकॉज दिस प्लेट इज़ नॉट अ क्लोज सरफेस। ये प्लेट क्लोज सरफेस नहीं है। वी कांट यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज सरफेसेस ओनली, राइट, जिनको हम क्लोज बनाकर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, है ना। तो पहले तो हम देखें कि क्लोज सरफेस कौन कौन सी हो सकती हैं जिन पर हम डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये सिलेंडर, ये कोन, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, ये स्फीयर और ये हेमिस्फीयर, ये सभी के सभी क्लोज सरफेसेस कंसिडर की जाएंगी जब चार्ज इनके अंदर हो। इन सभी सरफेसेस के अंदर चार्ज है, इसका मतलब ऑल 3 डायमेंशनल सरफेसेस में बी कंसिडर्ड एज क्लोज सरफेसेस। मेरे इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ऑल 3 डायमेंशनल सरफेसेस में बी कंसिडर्ड एज क्लोज्ड सरफेसेस। तो इन सभी सरफेसेस के लिए आप फाइनेट कैलकुलेट करोगे तो आप हर सरफेस में देख लो, अंदर जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है Q इनसाइड, वो सभी में Q है, तो आप अपना आंसर लिख पाओगे Q/ε0। लेकिन अगर इसी टाइप की प्रॉब्लम में आप कहोगे कि सर क्लोज सरफेस जब आपने बता दी है तो इसका मतलब अब हम फ्री हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपसे बता दूं कि ये सरफेस क्लोज्ड है लेकिन चार्ज यहाँ पर है, ये सरफेस क्लोज्ड है लेकिन चार्ज यहाँ पर है, और ये सरफेस भी क्लोज्ड है लेकिन चार्ज यहाँ पर है। चार्ज यहाँ पर है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब आपको क्लोज सरफेस तो सभी केसेस में मिल गई है, लेकिन Q इनसाइड आपको दिखाई दे रहा है, वो सभी में Q नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम फाई नेट इक्वल टू Q/ε0 नहीं लिख पाएंगे। तो फिर दो बातें अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई कि गॉस लॉ यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लोज सरफेस और दूसरा हमें चाहिए उसके अंदर चार्ज। उसके अंदर चार्ज, आप कहोगे सर इसके अंदर चार्ज, तो मैं ये बोलूँगा इसके अंदर चार्ज क्यों नहीं है, हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आए और वो हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आएगा। बट इस कंडीशन में वी कांट यूज गॉस लॉ डायरेक्टली फॉर दिस हेमिस्फीरिकल सरफेस ऑन विच चार्ज इज प्रेजेंट एट इट्स plane surface, because we can see here that this hemisphere has two surfaces. One surface is plane surface and second surface is curved surface, and Q charge is present at plane surface. आप इसको देख करके यही बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि Q is inside the surface या Q is inside the hemisphere। आप इसको देख करके ये बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। और जब Q inside इसके अंदर नहीं है Q, तो फिर अब हम इसमें डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी कैन सी हियर हाउ गॉस लॉ इज यूज्ड। ठीक है ना। अब हम देखें कि अगर चार्ज इनसाइड नहीं है तो फिर हमें क्या जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि हम गॉस लॉ को अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि हम तो गॉस लॉ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और गॉस लॉ जब हमें पता लगा कि इतना सिंपल है तो हम चाहते हैं कि सारे के सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जो फ्लक्स से रिलेटेड हो वो हम गॉस लॉ से सॉल्व करें। वो देखते हैं यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर जो आ रही है इंपॉर्टेंट बात कि नेट फ्लक्स from any closed surface is independent to the size and shape of that closed surface। यानी कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है
वो उसके शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका एग्जांपल आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको यही बताया था। मैं एक बार फिर छोटा सा बता दूं यहाँ पर जल्दी से। मान लीजिए कि ये क्या है आपके सामने, क्या है बोलो, सिलेंडर, और ये क्या है आपके सामने, कोन, और ये क्या है आपके सामने, स्फीयर, लेकिन चार्ज सभी के अंदर क्यू है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यू इनसाइड, अंदर चार्ज कितना है, क्यू, किसके लिए, एक के लिए नहीं, सबके लिए। तो फिर आप क्या कहोगे कि सभी के लिए फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो आएगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको हम ये समझे कि मान लीजिए कि एक 100 वाट का बल्ब है जो एक कमरे में जल रहा है। बल्ब कौन से कमरे में ज़्यादा रोशनी देगा, बड़े कमरे में या छोटे कमरे में? तो हम बोलेंगे कमरा चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बल्ब अगर 100 वाट का है तो रोशनी बराबर ही देगा। तो ये क्यू चार्ज यहाँ पर भी उतनी ही लाइंस देगा जितनी लाइंस यहाँ पर देगा, और यहाँ पर भी उतनी ही लाइंस देगा। इसका मतलब ये लाइंस इस सरफेस के शेप और साइज पर तो डिपेंड करेंगी नहीं। ओके, नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपको कभी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, तो आप इसको ध्यान में रखिए। और यही एक फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का, कि बहुत सारी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, या फिर अगर आप मिलेंगी तो बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ, ध्यान से देखना, इफ चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस, flux from each part of that surface will be equal. सिमेट्रिकल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फ्रॉम ईच इक्वल पार्ट भी लिख दूं। स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है लेकिन इसको मैं आप सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम ये कहना मांग रहे हैं कि अगर एक सिमेट्रिकल सरफेस है, सिमेट्रिकल सरफेस है और चार्ज उसके कहाँ पर रखा है, सेंटर पे। दो कंडीशन हो गई, सिमेट्रिकल सरफेस, चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसके बराबर बराबर इक्वल पार्ट से फ्लक्स भी बराबर जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने आता है क्यूब, और चार्ज रखा है इसके सेंटर पे। तो आपने दो बातों पर ध्यान लगाया, क्यूब कैसा है, क्यूब तो सिमेट्रिकल है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं यहां पर, ये क्या है बेटा, कोन। तो ये कोन सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह पर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ट्रायंगुलर शेप है इसका ऊपर से, और नीचे से बेस इसका कैसा है, सर्कुलर। तो हर जगह पर ये आपको एक जैसा देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो क्यूब है ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, और चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। चलिए, चार्ज इसके भी कहाँ रखा है, सेंटर पे। अब आपसे किसी ने बोला कि नेट फ्लक्स बताओ क्यूब से कितना जाएगा, तो आपने कहा सर क्यूब तो क्लोज सरफेस है और चार्ज उसके अंदर क्यू है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसके अंदर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो आप बोलोगे इसके अंदर से भी कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, नेट फ्लक्स। लेकिन अब अगर आपसे कोई बोलता है कि फ्लक्स फ्रॉम वन फेस कितना जाएगा, और यहां पर आपसे कोई बोलता है कि फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस कितना जाएगा। अब आप देखिए कि क्या हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने लायक हैं। तो ध्यान से देख रहे हैं हम यहां पर, यहां अगर हम वन फेस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि ये सिमेट्रिकल है, चार्ज इसके सेंटर पे रखा है, 6 इसमें सरफेसेस हैं। इसका मतलब इन सभी सरफेसेस से फ्लक्स बराबर बराबर जाएगा। तो अगर ये फ्लक्स मैं बोलता हूँ फाई, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, फाई, ये भी कितना होगा, फाई, ये भी कितना होगा, फाई। 6 फेसेस हैं
तो मुझे ये पता लग गया यहाँ पर कि 6 फेसेस से जो फ्लक्स जाएगा, नेट फ्लक्स 6 फेसेस से वो कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 6 5, और वो किसके बराबर है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फेस का यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर मुझे ये पता है कि कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस बराबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं लिख पाऊँगा कि कर्व सरफेस का फ्लक्स Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक क्लोज सरफेसेस। ठीक है, सिमेट्रिक सरफेस के सेंटर पे होगा तो इक्वल पार्ट से फ्लक्स भी बराबर जाएगा। अब सिमेट्रिकल सरफेस के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। आता है स्फीयर, और इस स्फीयर के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। आप कहोगे ये सिमेट्रिक है, मैं बोलूँगा सिमेट्रिक है, स्फीयर तो सिमेट्रिकल है ही, लेकिन इसके अंदर सरफेस केवल एक ही है। कौन सी, कर्व सरफेस। इसके अंदर जैसे हमने क्यूब में देखा था यहाँ पर, तो इसके अंदर 6 प्लेन सरफेसेस थी। हमने यहाँ पर कौन को देखा तो इसमें 2 सरफेसेस थी, एक कर्व और एक प्लेन। लेकिन इसके अंदर तो एक ही सरफेस है और वो पूरी की पूरी कैसी, एक कर्व। मैं यहाँ पर 2 फ्लक्स की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोले फाई नेट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर फाई नेट तो यहाँ पर Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। बिल्कुल सही है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब आपसे कोई बोलता है कि बताओ फ्लक्स फ्रॉम 1/3 स्फीयर कितना जाएगा, 1/3 स्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा। तो आपको 2 बातें ध्यान में आ रही हैं, स्फीयर सिमेट्रिक है और दूसरी बात आपको ये भी पता लग रहा है कि चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पे है। कितने स्फीयर से पूछा गया है, 1/3 से। तो मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं इस स्फीयर को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे है, इस वाले पार्ट का फ्लक्स अगर फाई है तो फिर इस 1/3 का भी कितना होगा, फाई, और इस 1/3 का भी यहाँ पे कितना होगा, फाई। इसका मतलब जो यहाँ नेट फ्लक्स आ रहा है, नेट फ्लक्स जो यहाँ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 + 5 + 5 कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1/3 स्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो 1/3 स्फीयर से जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना है, 5। चाहे आप ये लो चाहे ये चाहिए, तो उस 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ आपने यहाँ पे यूज़ किया है, और यहाँ पर इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जुगाड़ है, ये हमने यहाँ पर जुगाड़ किया है। हम गॉस लॉ को किसी भी पार्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट कंडीशन में लिख दिया है, गॉस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर complete closed surface only. We can't use Gauss law partially or any part for any closed surface. If we want to use Gauss law, we have to consider complete closed surface, और उस closed surface को ही हम Gaussian surface कहते हैं। पार्ट के लिए हम कभी भी Gauss law यूज़ नहीं कर सकते। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से करें। क्यों है, वही का वही स्फीयर है, चार्ज अब की बार यहां रखा है। ये स्फीयर चार्ज सेंटर पे था, Q एट सेंटर, यहां पर भी ये स्फीयर ही है, बट Q इज नॉट एट सेंटर। मैंने आपसे 2 बातें ध्यान में लगाने को बोला। कौन कौन सी बातें, क्या सरफेस सिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे सर अगर इधर वाला स्फीयर सिमेट्रिक है तो इधर वाला स्फीयर भी सिमेट्रिक है। बिल्कुल, दोनों स्फीयर कैसे हैं, सिमेट्रिक। दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोली, क्या चार्ज सेंटर पे है, तो आप बोलोगे यहाँ वाला तो चार्ज सेंटर पे है, लेकिन यहाँ वाला चार्ज सेंटर पे नहीं है। बट स्टिल Q चार्ज इज एनक्लोज्ड इन द होल स्फीयर। तो इसके लिए भी अगर आपको नेट फ्लक्स चाहिए कि नेट फ्लक्स कितना जाएगा इस स्फीयर से, तो आप इस स्फीयर के अंदर चार्ज देख रहे हो, वो अभी भी Q है। वही का वही काम जो मैंने यहाँ किया था अब मैं यहाँ पे करूँ। जब मैं इसके
3 पार्ट्स करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि क्या अब इनसे बराबर बराबर फ्लक्स जाएगा, तो क्योंकि ये Q सेंटर पे नहीं है, Q इज नॉट एट सेंटर, इसका मतलब इन 1/3 पार्ट से भी फ्लक्स बराबर बराबर नहीं जाएगा। तो अगर ये वाला फ्लक्स, ऊपर वाला 1/3 का फ्लक्स अगर φ1 है तो फिर ये φ1 नहीं होगा, बल्कि ये कुछ और होगा, मान लेता हूँ φ2, और ये कुछ और होगा, मान लो कि φ3। तो मैं यहाँ पर ये लिख पाऊँगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये बराबर है किसके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। बट वी कांट कैलकुलेट φ1, φ2 एंड φ3 सेपरेटली। φ1, φ2, φ3 यानी 1/3 स्फीयर का फ्लक्स अब हम यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, जबकि यहाँ पर हमने 1/3 स्फीयर का फ्लक्स बता दिया। तो सिंपल फॉर्म में जो मैंने आपको बताया वो स्टेटमेंट यही था कि इफ चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी क्लोज्ड सिमेट्रिकल सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम इट्स इक्वल पार्ट विल बी इक्वल। और इसी बात को हम अभी आगे यूज करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। रिलेटेड गॉस लॉ के सिंपल फॉर्म को हम याद करके जाते हैं, फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट क्या क्या उसमें बारीकियां है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेनी है उस लॉ को यूज़ करने में, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। 4th पॉइंट, तो ठीक है ना। तो उस पॉइंट को पढ़ने के बाद में अब हमारा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अब आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, इफ़ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट कंप्लीटली इनसाइड द क्लोज सरफेस, एज्यूम अदर क्लोज्ड सरफेसेस। और ये सरफेसेस भी कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिकल ही होनी चाहिए। शायद ये स्टेटमेंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के प्लेन सरफेस पर Q चार्ज प्रेजेंट है। Q चार्ज इज प्रेजेंट एट प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, और आपसे ये पूछा गया कि बताओ नेट फ्लक्स कितना जाएगा, इसमें से नेट फ्लक्स कितना जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमने ये देखा कि यार ये तो इसके अंदर एनक्लोज नहीं है, Q इज नॉट एनक्लोज्ड, सो वी कांट यूज गॉस लॉ डायरेक्टली एज फाई नेट बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें एक और सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर अब एक और सिमेट्रिकल, जैसे ये थी वैसी की वैसी एज्यूम की। तो ये वाली सरफेस जो है यहाँ पर वो एज्यूम्ड गॉसियन सरफेस है। और एज्यूम गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद अब यहाँ से लेकर कि इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं, तो अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्फीयर बन गया है। और इस कंप्लीट स्फीयर से अब नेट फ्लक्स कितना जाएगा, तो अब आप इस पूरी सरफेस को देखोगे तो लिख पाओगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि हेमिस्फीयर से कितना जाएगा। हेमिस्फीयर इज द हाफ पार्ट, देयरफॉर फ्लक्स फ्रॉम हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो यहाँ पर हेमिस्फीयर से फ्लक्स जाएगा पाई एच लिख देता हूँ मैं, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर इस पार्ट का फ्लक्स फाई है तो इस पार्ट का फ्लक्स भी फाई होगा, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है। तो ये फ्लक्स मिलाकर के कितना हो जाएगा 2 फाई, फाई यहाँ से फाई यहाँ से, सब मिला के कितना 2 फाई, और हमें चाहिए 1 फाई। तो फाई बराबर आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर गॉस लॉ हमने कहाँ पर यूज़ किया, गॉस लॉ हमने कंप्लीट सरफेस के लिए यूज़ किया। ये गॉस लॉ नहीं है, गॉस लॉ इज यूज्ड फॉर कंप्लीट सरफेस ऑलवेज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखी होगी, और वो है स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, या क्यूब से रिलेटेड। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद क्यूब,
दो एक बातें आप इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा। और वो ये कि इफ चार्ज इज इन कांटेक्ट with any surface, flux from that part will be zero. अगर चार्ज किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ये बात आपको समझ में यहाँ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये चार्ज यहाँ पर सेंटर पे है। अब मैंने इस क्यूब में थोड़ा सा चेंज किया और चार्ज को सेंटर से हटा करके मैंने यहाँ रख दिया और मैंने एक बार फिर इसमें चेंज किया और चार्ज को उठाकर मैंने इस सरफेस के फेस पर रख दिया। अब आपको गॉस लॉ यूज़ करना है तो क्लोज सरफेस तीनों में है, क्यूब है, आपको चार्ज देखना है इनसाइड। तो आप देखो इनसाइड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्यू इनसाइड यहाँ पर कितना कितना है। तो आप देख रहे हो कि इस क्यूब के अंदर यहाँ पर कितना चार्ज है, क्यू, इसमें भी कितना चार्ज है, क्यू, लेकिन इसके अंदर क्यू चार्ज नहीं है, अंदर नहीं है, फेस पर है। जहाँ पर चार्ज अंदर होता है वी कैन यूज़ गॉस लॉ डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन। वी कैन यूज़ फाई नेट इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट फाई नेट इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर थर्ड केस क्योंकि चार्ज अंदर नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि चार्ज इज इन कांटेक्ट विद एनी सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम दैट पार्ट विल बी ज़ीरो। अब आपसे कोई ये पूछे सिंपल लैंग्वेज में कि बेटा ये बताओ कि इस क्यूब में से कितने कितने फेसेस से फ्लक्स जाएगा, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि चार्ज इज नॉट इन कांटेक्ट विद एनी सरफेस। चार्ज किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स कहाँ से पास होगा, फ्लक्स 6 फेसेस से पास होगा। इसमें भी आप देख रहे हो कि चार्ज किसी भी फेस के कांटेक्ट में नहीं है, फ्लक्स 6 फेसेस से ही पास होगा। अब इसमें कितना फ्लक्स आएगा ये तो मुझे नहीं पता, अभी ये हम पता लगाएंगे अभी कि कितना फ्लक्स आएगा, लेकिन इसको देख करके मैं ये ज़रूर बोल पाऊंगा कि यहाँ पर फ्लक्स जो जाएगा वो 5 फेसेस से ही जाएगा। 5 फेसेस से क्यों जाएगा, क्योंकि एक फेस के तो ये कांटेक्ट में आ गया। इसका मतलब चार्ज जिस फेस के या जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उसका फ्लक्स जीरो। बिल्कुल सिंपल, आपको इसमें और कोई भी पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस बात को ध्यान में रखिए, ये आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप आगे जा कर के तो लंबे लंबे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट होकर के 2 लाइन में हो जाएंगे अगर आपको ये फैक्ट्स याद हैं तो। जिस सरफेस के या जिस फेस के कांटेक्ट में चार्ज आ जाता है उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे सर 2 में भी आ सकता है क्या, तो देखो ध्यान से देखो आप, अगर मान लो सपोज करो कि ये क्यूब होता, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने इसको नोट कर लिया, नोट नहीं किया तो आप इसको स्क्रीनशॉट। मान लीजिए कि इस क्यूब में चार्ज मैंने यहाँ रख दिया होता, ये क्यूब होता है, और सपोज कीजिए कि मैंने चार्ज यहाँ रख दिया इसकी एक एज पर, इसकी एक एज पर मैंने चार्ज रख दिया, ऊपर वाली सरफेस और सामने वाली सरफेस, मतलब ये सरफेस इसके कांटेक्ट में ही चार्ज है, और सामने जो सरफेस दिख रही है आपको ये चार्ज इसके भी कांटेक्ट में है। आप क्यूब बना के देख लें,
एग्ज़ाम में भी आप बैठेंगे तो ये क्यूब इस तरह से बन रहा है, ऊपर वाला फेस और सामने वाला फेस, और चार्ज यहाँ रखा है, मान लीजिए जहाँ मेरी रिंग है, चार्ज वहाँ रखा है, तो ये रिंग इस वाले फिंगर को भी टच कर रही है और इसको भी, बाकी ये 4 फेसेस को टच नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पर Q जो आएगा इज इन कॉन्टैक्ट विद 2 सरफेसेस।